नमस्कार। अधिवक्ता परिषद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की ओर से इस लॉकडाउन की समयावधि में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है और उसी श्रृंखला के तहत आज ये 7वां व्याख्यान हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अधिवक्ताओं की ज्ञानवर्धन हेतु लाइव प्रसारित किया जा रहा है। हमारे आज के मेहमान के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी हम सबके मध्य उपस्थित रहेंगे और वो आदेश 9 सिविल प्रक्रिया संहिता पक्षकारों की अनुपस्थिति के परिणाम के संबंध में हम सबका ज्ञानवर्धन करेंगे। माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी का जन्म 6 मार्च 1952 को हुआ था। आपने बीकॉम एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आपने 1974 से गुना में फौजदारी और दीवानी की वकालत प्रारंभ की। उसके बाद आपने 1988 से ग्वालियर में उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। 1/3/2000 को आप एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर पदस्थ हुए और उसके बाद आपने आप माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति के रूप में पदस्थ हुए। आप मध्य प्रदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपके कार्यकाल के दौरान न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण का काम बेहद तीव्र गति से प्रारंभ हुआ और ई कोर्ट की जो फैसिलिटी आज हम देखते हैं उसको प्रारंभ करने में आपकी भूमिका बहुत ही प्रभावी रही। मैं अब माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय पर हम सबका ज्ञानवर्धन करें। माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी, स्वागत है। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज का ये विषय आदेश 9 नियम सीपीसी के ऊपर रखा है। आदेश 9 नियम सीपीसी प्रत्येक प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के संबंध में अनेक प्रावधान बताती है। सीपीसी के बारे में हम जब बात करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सीपीसी जो बनाई गई है वो व्यवहार न्यायालयों में प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए बनाई गई है, किंतु इसमें कोई भी प्रावधान क्लिष्ट नहीं है। कोई भी विज्ञ, नीतिज्ञ और विवेकी व्यक्ति प्रक्रिया के संबंध में जो बात सोचेगा निष्पक्ष रूप से, वही बात सीपीसी में कोडिफाई कर दी गई है। सीपीसी का हम इतिहास देखें तो सर्वप्रथम वर्ष 1859 में जब हमारा देश ब्रिटिश से रूल होता था, सबसे पहली बार बनाई गई, क्योंकि उसके पहले जो कोर्ट्स का जो कार्य प्रणाली थी वो विभिन्न विशेष अधिनियम और रेगुलेशन से गवर्न होती थी, जिसमें अनेक भिन्नताएं थी और बहुत ही कुछ प्रावधान कठोर थे। इसलिए सर्वप्रथम एक्ट 8 1859 से सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 बनाई गई। इसको सर चार्ल्स वुड द्वारा मुफस्सिल कोर्ट्स के लिए बनाया गया था। उच्च न्यायालयों के लिए ये प्रक्रिया लागू नहीं थी, किंतु इसमें अनेक कठिनाइयां आई और ये पाया गया कि ये जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1859 है ये बहुत व्यवहारिक नहीं है। इसके प्रावधान में अनेक कठिनाइयां आ रही है, इसलिए पुनः नया एक कानून बनाने का निश्चय किया गया और मिस्टर हैरिंगटन के द्वारा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1877 का कानून तैयार किया गया और इसको बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं मिस्टर विटी स्टिक, उनके पास भेजा गया। जब उनके पास ये
सिविल प्रक्रिया संहिता 1870 पहुंची तो उन्होंने इसमें पाया कि काफी कमियां हैं और उन्होंने इंग्लैंड का जो सिविल प्रोसीजर है वो और न्यूयॉर्क सिविल कोड को ध्यान में रखते हुए इसमें अनेक संशोधन किए और बाद में ये एक्ट 10/1877 द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1877 का कानून बना। यद्यपि कानून बन गया किंतु 2 वर्ष में ही लगभग इसके 130 प्रावधानों का संशोधन किया गया और ये पाया गया कि पुनः संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई जाना चाहिए और 1882 में एक नई सिविल प्रक्रिया संहिता 1882 बनाई गई जो एक्ट 14/1882 से पास होकर प्रभावी हुई, किंतु बहुत ही जल्दी इसमें भी लगभग 14 संशोधन समाविष्ट हुए और ये तय हुआ कि पुनः सिविल प्रक्रिया संहिता को बनाया जाए और इसके लिए एक सिलेक्ट कमेटी हेडेड बाय सर अल्टे रिचर्ड के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसने कि इसमें इसका प्रारूप तैयार किया और इसको कानून की एक्ट नंबर 5/1908 द्वारा अनुमति प्राप्त हुई। 21 मार्च 1908 से ये सिविल प्रक्रिया संहिता प्रभावी है, किंतु गत लगभग 112 वर्षों में इसमें 71 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 44 तो 1947 के पहले और 1947 के बाद 27 संशोधन समाविष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 71 संशोधन अभी तक समाविष्ट हो चुके हैं। आज हम जिस आदेश 9 का चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भी 3 संशोधन हुए हैं, 1977 में, 1999 में और 2002 में। इस प्रकार ये नियम 9 भी जो है वो भी 3 बार संशोधित हो चुका है। जो 1908 की सीपीसी बनाई गई उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि पूर्व की सीपीसी में अनेक प्रावधान अत्यधिक कठोर थे और उसके संबंध में अनेक जुडिशियल डिसीजन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए हुए थे। इस कारण 1908 की ये सीपीसी बनाई गई। यद्यपि इसको बनाने का आशय था कि जो कठोर प्रावधान है उनको दूर किया जावे, किंतु बैकग्राउंड में जो कठोर प्रावधान थे वो उसका कुछ प्रभाव इस सीपीसी में भी रहा। जैसा कि आप अपन आगे चर्चा करेंगे कि आदेश 9 में भी कुछ प्रावधान वाकई सख्त हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि अनावश्यक रूप से पक्षकार प्रकरण को विलंबित न करें, सक्रियता सजगता के साथ अपने प्रकरण का में पैरवी करें और जो भी कार्य कोर्ट द्वारा पक्षकारों को ये जानने के लिए निर्देशित किया जाता है उसको नियत समयावधि में संपादित करें। यद्यपि आदेश 9 के कुछ प्रावधान काफी सख्त थे, किंतु समय के साथ हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो इसका इंटरप्रिटेशन किया गया उसके द्वारा इन प्रावधानों को काफी सुगम और जिसको कहते हैं कि लिटिगेंट फ्रेंडली बना दिया गया है। फिर भी जो मुख्य प्रावधान है उनको जब अपन नजर डालेंगे तो ये लगेगा कि वाकई उस समय जो लेजिस्लेशन हुआ उसका उद्देश्य था कि प्रकरणों का त्वरित और शीघ्र निराकरण हो। आप आदेश 9 नियम 1 जो देखेंगे उसमें जो प्रावधान है बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है, क्योंकि ये आपके सामने रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा कुछ तकनीकी कमियों के कारण। मैंने प्रयास किया था कि आपको स्क्रीन पर ये सभी आदेश 9 के प्रावधान दिखाए जा सकें, किंतु ये संभव नहीं हो पाया। इसलिए यदि आपके पास पुस्तक उपलब्ध है तो ठीक है, अन्यथा
इस प्रावधान को मैं एक बार आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बाकी आगे के प्रावधान जिनका आवश्यक होगा उनको ही पढ़ूंगा, अन्यथा उन प्रावधानों को अपन बिना पढ़े ही इस पर डिस्कस कर सकते हैं। आदेश 9 नियम एक कहता है कि पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने उत्तर देने के लिए समन में नियत है। जो दिन प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में नियत है, उस दिन पक्षकार स्वयं या अपने अपने पीड़ितों द्वारा न्याय सदन में हाजिर रहेंगे और तब के सिवाय जबकि सुनवाई न्यायालय द्वारा नियत किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए स्थगित कर दी जाएगी, वाद उस दिन सुना जाएगा। ये प्रावधान यदि आप पूरा देखेंगे तो लेजिस्लेशन ने ये प्रयास किया है कि जिस दिन प्रकरण सुनवाई में लगा है उस दिन उस प्रकरण को सुना जाए। आशय ये कि अनावश्यक रूप से प्रकरण विलंबित ना हो और यदि संभव हो तो पहले दिन फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर ही प्रकरण की सुनवाई हो सके। इसको अपन आदेश 5 नियम 1, 3, 5 और 8 के संदर्भ में देखें तो जो समन जाता है पक्षकारों को वो उस दिन की सुनवाई के लिए जाता है। समन जो फॉर्म 1 अपेंडिक्स बी का फॉर्म 1 है, वो स्पष्ट रूप से ये निर्देशित करता है कि प्रतिवादी नियत समय के अंदर तारीख के पूर्व अपना उत्तर पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दे, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर दे और सुनवाई के लिए आगामी दिनांक को उपस्थित रहे। यदि हम आदेश 5 नियम 1, 3 और 5 देखेंगे तो ये न्यायालय चाहे तो दावा पढ़ने के उपरांत प्रकरण को अंतिम निराकरण के लिए भी पहली सुनवाई पर नियत कर सकता है और वैसा समन जारी कर सकता है। और वैसी दशा में यदि प्रकरण का स्वरूप ऐसा है कि पहली सुनवाई को निपटारा किया जा सकता है तो न्यायालय पहली सुनवाई को उसको निपटा सकती है। यद्यपि व्यवहारिक रूप में सामान्य तौर पे ऐसा नहीं होता और जो सुनवाई की पहली तारीख होती है वो पक्षकार ये मान के चलते हैं कि इस तारीख को तुमको जवाब दावे के लिए समय लेना है और उसी तरह से कोर्ट में उपस्थित होकर तारीख ले लेते हैं। किंतु जो वैधानिक प्रावधान है ये है कि उस पहली तारीख के पहले जवाब दावा पेश कर देना चाहिए और यदि संभव हो और न्यायालय यदि देखती है कि ये प्रकरण ऐसा है जिसका स्वरूप ऐसा है जिसको कि पहले दिन ही निपटाया जा सकता है तो पहले दिन भी उसको निपटाया जा सकता है। अब इस रूल 1 को हम रूल 2 के साथ जब देखें तो ये मालूम पड़ता है कि वाकई वादी के ऊपर इस सिविल प्रक्रिया संहिता में कितनी अधिक जिम्मेदारी डाली गई है। यदि रूल 2 ये कहता है कि जहां समनों की तामील खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणाम स्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना। जहां ऐसे नियत दिन को पाया जाता है कि प्रतिवादी पर समन की तामील इसलिए नहीं हुई कि न्यायालय फीस या महसूल मतलब पोस्टल चार्जेस यदि कोई हो तो ऐसी तामील के लिए प्रभारी देने में या आदेश 7 के नियम 9 के द्वारा अपेक्षित वाद पत्र के प्रतियां उपस्थित करने में वादी असफल रहा है वह न्यायालय आदेश कर सकेगी कि वाद खारिज कर दिया जाएगा। ये यदि हम प्रावधान 1 और 2 एक साथ देखें तो ऐसा लगता है कि वादी को अपने प्रकरण में पूरी तरह से विजिलेंट रहना है और उसको न्यायालय के समस्त आदेशों का त्वरित तत्काल पालन करना है ताकि ऐसा ना हो कि पालन करने में कोई भी चूक हो तो दावा निरस्त कर दिया जाए। यद्यपि इसका प्रोविजो ये कहता है कि ऐसी असफलता के होते हुए भी यदि प्रतिवादी उस दिन जो उसके उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए नियत है स्वयं या जब अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात है अभिकर्ता के द्वारा उपसंजात हो जाता है तो ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा। अर्थात ये यदि प्रतिवादी उपस्थित हो गया है तो ऐसा आदेश खारिजी का आदेश नहीं किया जाएगा। किंतु हर हालत में वादी को विजिलेंट रहना होता है और उसको यदि कोई भी चूक होती है तो उसका दावा निरस्त किया जा सकता है। आदेश 9 नियम 3 ये कहता है
यदि दोनों पक्षकार उपस्थित नहीं होते वहां भी दावा खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति पुकार करने के उपरांत उपस्थित नहीं है तो वैसी दशा में न्यायालय दावे को निरस्त कर सकती है। आदेश 9 नियम 4 कहता है कि वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावित कर सकेगा। अर्थात ये यदि आदेश 9 नियम 3 के तहत या 2 के तहत दावा खारिज कर दिया गया है, डिफॉल्ट है प्रोसेस देने में, या आदेश 9 नियम 3 के तहत अनुपस्थित रहा है, तो वैसी दशा में दावा निरस्त किया जा सकेगा। और यदि ऐसा दावे निरस्त हो जाता है तो ये प्रावधान आदेश 9 नियम 4 कहता है कि वादी यदि कॉज ऑफ एक्शन है तो नया दावा ला सकेगा, या फिर उस जो निरस्त करने का आदेश है उसको निरस्त किए जाने के लिए कारण बताते हुए जो कि पर्याप्त होगा, सफिशिएंट कॉज होगा, उस अपास खारिजी के आदेश को अपास करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। अर्थात ये कि वादी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है और उसको यदि आदेश 9 नियम 2 या 3 के तहत दावा निरस्त हुआ है तो उसको सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त हेतु बताना होगा, तभी दावा निरस्त करने का आदेश निरस्त होगा। ऐसी लेकिन आदेश 9 नियम 4 में जो प्रावधान है वो ये नहीं बताते यदि समन सर्व नहीं हुआ है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ है तो वैसी दशा में आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के आवेदन पत्र पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक नहीं है, और बिना प्रतिवादी को नोटिस जारी किए हुए भी दावे को वापस रेस्टोर किया जा सकता है यदि न्यायालय स्पष्ट संतुष्ट है कि आदेश 9 नियम 2 की चूक के लिए या अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था। मध्य प्रदेश में इसमें एक संशोधन किया गया है जो उपनियम 2 है कि धारा 5 के प्रावधान जो धारा नियम 4 का जो आवेदन पत्र है उसके लिए लागू होंगे। यदि 30 दिन की नियत समयावधि के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो धारा 5 का आवेदन पत्र के साथ यही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इस नियम में कोई भी समय सीमा नहीं बताई गई है कि इसमें समय सीमा क्या होगी। इसके लिए हमको लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 122 को देखना होगा जिसमें कि समय सीमा 30 दिन के लिए निर्धारित की गई है। किसी भी बात को पुनर्स्थापित किए जाने के लिए 30 दिन की अवधि निर्धारित है, और 30 दिन के अंदर यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होता है तो फिर वैसी दशा में धारा 5 के प्रावधान इस नियम को लागू किए गए ताकि कोई पर्याप्त कारण है विलंब का तो बताकर आवेदन पत्र को प्रस्तुत किया जा सके और कोर्ट विलंब को क्षमा कर आवेदन पत्र को स्वीकार कर सके और केस और दावे को पुनर्स्थापित कर सके। नियम 5 में संशोधन हुआ है। पहले ही प्रावधान ये था कि यदि प्रतिवादी पर समन गया है और लौटने के पश्चात वादी को 1 माह के अंदर पुनः समन जारी करने का कोर्ट में निवेदन करना होगा, लेकिन अब इसकी अवधि घटाकर 7 दिन कर दी गई है। यद्यपि जो हिंदी का ट्रांसलेशन है उसमें इसको जो टाइटल है उसमें 1 माह का ही समय है, किंतु जो इसके नियम 5 का जो विवरण है उसमें उसको 7 दिन की अवधि का निश्चित कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब समन बिना उस प्रतिवादी के ऊपर निर्वाहित हुए वापस आ गया है तो जो अधिकारी जो समन्स तामील कराने के संबंध में रिकॉर्ड रखता है तो अधिकारी न्यायालय को इसकी विवरणी देगा और निश्चित रूप से वादी को भी इसकी सूचना दी जाएगी कि पिछला समन वापस आ गया है, आप 7 दिन के अंदर
अपने वाद के लिए पुनः नोटिस जारी कराने के लिए पुनः आप समन दीजिए ताकि प्रतिवादी के ऊपर पुनः समन जारी किया जा सके। किंतु यदि 7 दिन के अंदर यदि न्यायालय ने इस बात की सूचना वादी को दे दिए और समन के लिए आह्वान पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वैसी दशा में ये दावा ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध निरस्त कर दिया जाएगा जिसको कि वादी सर्व करने में असमर्थ रहता है। किंतु यदि एक ही प्रतिवादी है तो पूरा दावा भी खारिज किया जा सकता है। इसमें इस नियम के में जो बाद में प्रावधान किया है वो प्रतिवादी यदि अपने निवास स्थान का पता उसका नहीं मिल पाता है या प्रतिवादी के ऊपर जो समन जारी हुआ है वो किसी प्रकार से उसको समन्स की तामील नहीं होने दे रहा है या अन्य कोई कारण है तो न्यायालय 7 दिन से अधिक की अवधि वादी को दे सकेगी ताकि ऐसी दशा में प्रतिवादी के ऊपर समन निर्वाह करने के लिए पुनः तलवाना प्रस्तुत किया जा सके और प्रतिवादी की तामील हो सके। किंतु इसमें जो उपनियम 2 है वो पुनः देखेंगे आप कि वो एक ऐसी परिस्थिति करता है जो कि वादी के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली है। यदि नियम 5 के तहत दावा खारिज कर दिया जाता है तो उसको पुनः नंबर पे लेने का या पुनर्स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है आदेश 9 नियम 5 में, बल्कि ये कहा गया है कि यदि ऐसा दावा निरस्त हो जाएगा तो यदि लिमिटेशन है तो वादी पुनः नया दावा ला सकेगा। ये बहुत ही प्रावधान है और ऐसी दशा में यदि दावा निरस्त हो जाता है तो उसके वादी के पास या तो इस आदेश की वो निगरानी करे या पुनः दूसरा दावा लेकर आए। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आदेश 9 नियम 9 को इसमें लागू नहीं किया गया है, ये उपनियम 2 के संबंध में बहुत ही स्पष्ट स्थिति है। आदेश 9 नियम 6 ये बताता है कि यदि प्रतिवादी समन्स के निर्वाह के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुआ है और वादी उपस्थित है तो वैसी दशा में न्यायालय यदि समन्स की तामील सही तौर पर कर दी हो गई है और न्यायालय एक पक्षीय सुनवाई का आदेश दे सकेगी और किंतु यदि समन्स की तामील सही तौर पर नहीं की गई है तो फिर वैसी दशा में न्यायालय आदेश देगा कि दूसरा समन निकाला जाए और उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। इसका उपनियम का बहुत महत्वपूर्ण है जो ये कहता है कि यदि समन्स की तामील तो हुई है किंतु पर्याप्त समय नहीं है। जैसे किसी ग्वालियर से कोई समन जारी हो बॉम्बे के लिए, तारीख यदि उसमें निश्चित है उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले समन सर्व हुआ है तो फिर वैसी दशा में इसको ये नहीं माना जाएगा कि वो उसके लिए पर्याप्त समय पूर्व समन्स की तामील हुई है और फिर वैसी दशा में न्यायालय इस बात को देखने के उपरांत पुनः समन जारी करने का आदेश देगी। इस संबंध में जो न्याय निर्णय है वो देखे जाने योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है सुशील कुमार सबरवाल वर्सेस गुरप्रीत सिंह 2002-5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 377, उसमें भी यही परिस्थिति थी। उसमें समन उचित समय पर सर्व नहीं हुआ था बल्कि जो निर्धारित तारीख थी उसके 1 दिन पूर्व समन सर्व हुआ था। तो कोर्ट ने पाया कि 1 दिन पूर्व समन यदि सर्व हुआ है तो वैसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी को उचित समय मिला उपस्थिति के लिए और वैसी दशा में एक्स पार्टी डिग्री यदि पारित की गई है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसमें उपनियम 2 पुनः एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो ये कहता है कि यदि समन्स की तामील कराने में वादी की त्रुटि है तो वह न्यायालय
ऐसा आदेश कर सकती है कि ये प्रकरण एडजर्नमेंट हुआ, उसका खर्चा पूरा वादी दे। ये वादी के ऊपर एक भार डालने वाला प्रावधान है, किंतु यदि वादी की गलती है तो उसको उचित रूप से दंडित करने का प्रावधान है, जिसका कि उद्देश्य यही है कि प्रकरण यथासंभव शीघ्र गति ले और अनावश्यक रूप से प्रकरण विलंबित ना हो। आदेश 9 नियम 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बताता है यदि प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपस्थित होता है और अपनी पूर्व की अनुपस्थिति के लिए कोई भी अच्छा कारण दिखाता है, यहाँ शब्द गुड कॉज यूज किया गया है लेजिस्लेशन ने आदेश 9 नियम 7 में, जहाँ वर्ड सफिशिएंट कॉज नहीं है, पर्याप्त हेतुक नहीं दिखाया बल्कि अच्छा हेतुक दिखाया है। यदि अच्छा हेतुक यदि प्रतिवादी बताता है अनुपस्थिति की तारीख क्या, तो वैसी दशा में ये एक पक्षी का जो आदेश है, आदेश 9 नियम 6 के तहत पारित किया गया, वो आदेश निरस्त कर कोर्ट ये आदेश कर सकेगी कि न्यायालय की प्रकरण उसी स्टेज से प्रारंभ होगा जिस स्टेज पर प्रतिवादी के विपरीत एक पक्षी कार्रवाई की गई है, और वैसी दशा में प्रकरण की कार्रवाई उसी स्थिति से आगे बढ़ेगी। किंतु कोर्ट यदि चाहे तो अच्छा हेतुक दिखाने के बावजूद भी प्रतिवादी के ऊपर क्रॉस बयान खर्चे आयत कर सकती है और वो वादी को दिला सकती है, क्योंकि उसकी वजह से प्रकरण विलंबित हुआ है। आदेश 9 नियम 7 में जो शब्द सुनवाई की दिनांक है, जो स्थगित सुनवाई के दिन जो शब्द उपयोग किया गया है, उस पर पहले काफी कंट्रोवर्सी थी, किंतु 1964 में अर्जुन वर्सेस महेंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश 9 नियम 7 के संबंध में विस्तृत व्याख्या की है। उसमें ये कहा है यदि मान लीजिए पिछली तारीख पर प्रकरण में वादी की एकपक्षीय साक्ष्य लेकर निर्णय के लिए नियत है, तो वैसी स्थिति में ये जो तारीख है, जिस तारीख को प्रतिवादी ने आवेदन पत्र दिया है, वो तारीख सुनवाई के लिए तारीख नहीं है और आदेश 9 नियम 7 के तहत प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है। और वैसी दशा में प्रतिवादी को का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने योग्य, जो कि मेंटेनेबल नहीं है, और प्रतिवादी आदेश 9 नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिग्री को निरस्त कराने की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि वो उसका आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं माना गया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक परिस्थितियों को देखा है जो कि आदेश 9 नियम 7 के तहत आ सकती हैं, और जो एक महत्वपूर्ण शब्द इसमें उपयोग किया गया है गुड कॉज, उसके संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 8 में ये कहा है कि गुड कॉज और सफिशिएंट कॉज वास्तविक रूप से किसी प्रकार से एक दूसरे से कम नहीं है, और गुड कॉज के लिए भी पर्याप्त हेतु दिखाना होगा। यद्यपि आगे उन्होंने ये कह दिया कि गुड कॉज में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है या जो उसमें डिग्री ऑफ प्रूफ है वो उतना नहीं है जितना कि सफिशिएंट कॉज में है, किंतु गुड कॉज को भी पर्याप्त कारण से कम पर नहीं आंका जा सकता और उसको उसी के समान प्रमाणित करना पड़ेगा कि उसके पास उस तारीख को जिस तारीख को उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई हुई है, वो उस दिन उसके लिए अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था। ये 1964 का जो निर्णय है, अभी पुनः सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनः इसको 2005 में पुनः रीडेट किया गया। उसी जो कानून 1964 का था उसी को फॉलो करते हुए 2005 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 787 में
भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आदेश 9 नियम 7 के प्रावधान यदि प्रकरण एक पक्षी निर्णय के लिए नियत है तो उस दिनांक के लिए लागू नहीं होंगे और प्रतिवादी को एक पक्षीय डिग्री निरस्त कराने की कार्रवाई करना होगी। आदेश 9 नियम 8 उस परिस्थिति को के लिए जहां प्रतिवादी उपस्थित है और वादी उपस्थित नहीं है, तो ये जहां प्रतिवादी उपस्थित नहीं है वहां प्रक्रिया सर्वोच्च सीपीसी ने तय कर दी है कि दावे को निरस्त कर दिया जाएगा, किंतु यदि प्रतिवादी ने दावा और उसके किसी भाग को स्वीकार कर लिया है तो वैसी दशा में उतना भाग जितना स्वीकार किया है उस भाग तक दावा डिग्री कर दिया जाएगा और शेष भाग के लिए दावा निरस्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश 17 नियम 2 में एक विशेष प्रावधान किया गया है जिसके संबंध में कि हम आगे चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में आदेश 9 नियम 8 के प्रावधानों का लागू किया जा सकता है और उनका क्या असर होगा। आदेश 9 नियम 9 ये कहता है यदि आदेश 9 नियम 8 के तहत दावा निरस्त कर दिया गया है तो वादी नया दावा नहीं लेकर आ सकते। ये स्टॉपल जो है आदेश 9 नियम 9 में लगाया गया है, क्योंकि यदि दावा निरस्त हो गया है तो वो रेस जुडिकेटा में तो नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रकरण सुनवाई होकर निर्णीत नहीं हुआ है। तो आदेश धारा 11 के प्रावधान इस प्रकरण में ऐसे प्रकरण में लागू नहीं होंगे, किंतु आदेश 9 नियम के तहत इसमें एस्टोपल लगाया गया है जो कहता है कि उस कॉज ऑफ एक्शन पर पुनः दावा वादी नहीं लेकर आ सकता, किंतु आदेश 9 नियम 9 के लिए उसको आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा और उस पर यदि वो सफिशिएंट कॉज पर्याप्त हेतु दिखाता है तो वैसी दशा में न्यायालय कॉज पर या अन्य कंडीशंस लगाकर उस निरस्ती के आदेश को निरस्त कर दावे को पुनः कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएगा। आदेश 9 नियम 2 ये कहता है कि इस नियम के तहत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आवेदन की सूचना विपक्षी को नहीं दे दी गई है, और इसका आशय ये कि बिना प्रतिवादी को सुने आदेश 9 नियम 9 का कोई भी आदेश न्यायालय पारित नहीं कर सकती। विपक्षी को प्रतिवादी को सुनने के उपरांत ही दावे को पुनः नंबर पर ले जाने का आदेश न्यायालय दे सकेगी। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, यदि मान लीजिए 30 दिन के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट की आर्टिकल 122 में बताया गया कि 30 दिन के अंदर ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, और यदि 30 दिन के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं होता है तो फिर क्या होगा। ऐसी दशा में धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और जो विलंब हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हुए उस विलंब को क्षमा करने की प्रार्थना वादी कर सकता है। किंतु यदि आदेश 9 नियम 9 के आवेदन पत्र में ही पर्याप्त कारण लिख दिए गए कि किस कारण से विलंब हुआ, तो फिर ऐसी कंपोजिट एप्लीकेशन दोनों यदि तथ्य एक ही आवेदन पत्र में लिखे गए तो उस आवेदन पत्र को भी सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त माना है और ये कहा है कि ऐसी कंपोजिट एप्लीकेशन भी पर्याप्त है और उसके आधार पर भी विलंब क्षमा किया जा सकता है। ऐसा 2002-3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 156 देवेंद्र पाल वर्सेस प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि सभी तथ्यों का उल्लेख आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के आवेदन पत्र में है तो मात्र इस आधार पर कि पृथक से धारा 5 का आवेदन पत्र यदि मूल आवेदन पत्र 30 दिन के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया है तो आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा, और वो पर्याप्त कारण मानते हुए
यदि कारण से न्यायालय संतुष्ट है तो प्रकरण को पुनः सुनवाई में ले सकती है। यही अभी 2010 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने राम कुमार गुप्ता वर्सेस हरप्रसाद 2010 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केस 391 में निर्धारित किया है। सामान्य तौर पर सभी निर्णय यही कहते हैं कि आदेश 9 नियम 9 के प्रावधान पेनल नहीं है और न्यायालय को इनमें कठोर रुख न अपनाते हुए एक लचीला रुख अपनाना चाहिए और सामान्य तौर पर प्रकरण को पुनः सुनवाई के लिए नियत कर देना चाहिए ताकि पक्षकारों को प्रकरण की सुनवाई होकर न्याय प्राप्त हो सके और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो सके। आदेश 9 नियम 10 ये कहता है कि यदि अनेक वादी हैं और उसमें से कोई एक अनुपस्थित है तो न्यायालय उस प्रकरण को आगे बढ़ा सकेगी और प्रकरण को निरस्त नहीं करेगी। इसी प्रकार आदेश 9 नियम 11 जो है वो भी अनेक प्रतिवादियों में से कोई एक या अनेक प्रतिवादी उपस्थित नहीं है तो जरूरी नहीं है कि न्यायालय उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई तत्काल करे, बल्कि प्रकरण को सुनवाई के लिए आगे नियत कर सकती है। किंतु अंतिम निर्णय पारित करते समय उन जो अनुपस्थित प्रतिवादी हैं उनके संबंध में आदेश पारित कर सकती है। आदेश 9 नियम 12 उन परिस्थितियों के लिए है जहां की कोर्ट ने किसी पक्षकार को स्वयं उपस्थित होने के लिए आदेश दिया है। यदि कोई पक्षकार न्यायालय के आदेश के बावजूद भी उपस्थित नहीं रहता है तो फिर वैसी दशा में जैसा कि प्रावधान आदेश 9 नियम 10 और 11 में है उसके प्रावधान लागू होंगे या कहीं इसके संबंध में कोई त्रुटि के संबंध में कहीं प्रावधान बताया गया है तो वैसा प्रावधान लागू होगा, किंतु प्रकरण को न तो निरस्त किया जाएगा न प्रतिवादी के विपरीत एकपक्षीय कार्रवाई सामान्य तौर पे की जाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है इसमें आदेश 9 नियम 13 है जो कि एकपक्षीय डिग्री को निरस्त किए जाने के संबंध में है। आदेश 9 नियम 13 की जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी, और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि समन की तामील सभ्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने में किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा, तो खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिग्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वह पास कर दी जाए और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए दिन नियत किया करेगा। परंतु यहाँ डिग्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध पास नहीं की जा सकती, वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास की जा सकेगी। किंतु न्यायालय को यदि किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है फिर प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे के उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था, तो वह एकपक्षीय पारित डिग्री को केवल इस आधार पर अपास नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी। ये प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। आदेश 9 नियम 13 बहुत सारी परिस्थितियों के संबंध में प्रावधान करता है। अब इसको अपन एक एक बिंदु को देखें तो स्पष्ट है कि ये प्रावधान प्रतिवादी के विपरीत एकपक्षीय डिग्री को निरस्त कराने के लिए है। इसमें सबसे पहला कारण ये जो बताया गया है कि उस पर समन की तामील उचित रूप से नहीं की गई थी। नंबर 1, यदि समन की तामील उस पर उचित रूप से नहीं की गई है, आदेश 5 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, तो इस आधार पर एक पक्षीय डिग्री निरस्त की जा सकेगी। दूसरा कारण ये जो कि डिग्री को निरस्त करने के लिए एकपक्षीय डिग्री को निरस्त करने के लिए कि सुनवाई की पुकार होने पर किसी पर्याप्त हेतु से निवारित रहा,
तो फिर वैसी दशा में खर्चों के बारे में, कॉस्ट के बारे में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है और एक पक्षीय आदेश निरस्त कर सकती है। इसके संबंध में पर्याप्त हेतु क्या होगा, इस संबंध में हर प्रकरण की परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय हैं। कुछ परिस्थितियों में ये माना गया है कि पर्याप्त हेतु था और कुछ परिस्थितियों में ये माना है कि प्रतिवादी की लापरवाही थी। जैसे यदि मान लो किसी प्रकरण में वादी ने अभिभाषक नियुक्त कर दिए और अभिभाषक उस दिन अनुपस्थित होते ही वो प्रकरण में नो इंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो क्या उसको उचित कारण माना जाएगा? इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दो निर्णयों में कहा है कि यदि प्रतिवादी ने अपने प्रकरण में किसी अभिभाषक को नियुक्त कर दिया है तो वैसी दशा में यदि अभिभाषक अनुपस्थित रहता है तो उसमें पक्षकार की कोई गलती नहीं है और यह पर्याप्त कारण है कि प्रकरण को वापस पुनर्स्थापित कर सुना जाए। ये निर्णय है राम कुमार गुप्ता विरुद्ध हरप्रसाद 2010 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस 391 और राजकिशोर पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2009 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस 692। इन प्रकरणों में अभिभाषक की अनुपस्थिति को यह माना है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने कि पर्याप्त कारण था और वैसी दशा में यदि अभिभाषक अनुपस्थित रहा तो पक्षकार को तो ये विश्वास होता है कि उसका अभिभाषक उपस्थित होगा। यदि उसकी बिना जानकारी में अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ तो फिर वैसी दशा में जो प्रकरण निरस्त हो गया है उसको वो निरस्ती अपास्त कर प्रकरण सुना जाए। अब यदि मान लीजिए एक से अधिक पक्षकार हैं तो वैसी दशा में क्या सबके खिलाफ एक पक्ष यदि डिग्री होगी, एक पक्षी डिग्री हो गई है तो क्या सभी के खिलाफ एक पक्षी डिग्री निरस्त की जाना चाहिए? इस संबंध में प्रावधान ये किया गया है कि यदि ऐसी डिग्री है जो इंडिवाइजेबल है, वो एक प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती, या ऐसी डिग्री है जो सभी खिलाफ संयुक्त है, तो फिर वैसी दशा में वो पूरी डिग्री निरस्त कर दी जाएगी। इस संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट में बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मेहता ब्रदर्स 2008 वॉल्यूम 13 सुप्रीम कोर्ट केसेस 466 का केस है, जिसमें क्या हुआ कि 5 प्रतिवादियों के खिलाफ पहले ही प्रकरण में दावा निरस्त हो गया था, किंतु छठे के खिलाफ एक पक्षीय डिग्री पारित हुई। छठे व्यक्ति ने उस एक पक्षीय डिग्री को निरस्त कराने की आवेदन पत्र दिया, नीचे की कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से निरस्त हुआ, लेकिन अपील से वो आवेदन पत्र मंजूर हुआ। और उसी के साथ हमने ये भी कहा कि यद्यपि पहले के 5 प्रतिवादियों के बीच में दावा निरस्त हो गया है, किंतु ये डिग्री ऐसी है जो कि सभी को बाइंड करेगी। ऐसी स्थिति में पिछले 5 प्रतिवादियों जिनके खिलाफ पूर्व में दावा निरस्त हो गया था, उनके खिलाफ भी हुई डिग्री को निरस्त कर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण को पुनः गुणदोषों पर सुने जाने के लिए ट्रायल कोर्ट को भेजा है। ये अपने आप में एक अलग तरह का केस है जिसमें कि प्रिंसिपल से निर्धारित किए गए यदि डिग्री ऐसी है कि पार्शियली निरस्त नहीं की जा सकती तो पूरा का पूरा प्रकरण सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष जाएगा। अब यदि आदेश 9 नियम 13 के तहत एक पक्षीय डिग्री है, उस डिग्री के खिलाफ 2 उपचार होंगे। एक उपचार तो ये कि उसको एक पक्षीय डिग्री को आदेश 9 नियम 13 के तहत निरस्त कराने की कार्रवाई करे, या यह कि उस आदेश के खिलाफ वो अपील कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ये दोनों उपचार उपलब्ध हैं, किंतु यदि अपील का निराकरण आदेश 9 नियम 13 के आवेदन पत्र के निराकरण के पहले मेरिट्स पर हो गया है, तो फिर वैसी दिशा में आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र नहीं सुना जाएगा और वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये जो परंतुक है इसका, वो इसको बहुत स्पष्ट करता है। जो परंतुक नहीं, स्पष्टीकरण
जहां इस नियम के अधीन एक पक्षीय पारित डिग्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निराकरण इस आधार से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, वहां उसे पक्षी डिग्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन पत्र नहीं होगा। अर्थात ये यदि गुणदोष पर अपील सुनवाई होकर मंजूर या निरस्त हो गई है तो फिर वैसी दशा में आदेश 9 नियम 9 का आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होगा और निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसमें एक परिस्थिति यह भी आ सकती है, आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र लंबित है, अपील भी लंबित है, तो फिर वैसी दशा में एक अपने यहाँ के एक निर्णय में यह कहा गया है कि आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र के निराकरण तक अपील की सुनवाई स्थगित रखी जाना चाहिए, ताकि आदेश 9 नियम 13 के आवेदन पत्र का निपटारा गुणदोषों पर हो जाए, क्योंकि दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। आदेश 9 नियम 13 की सुनवाई में कोर्ट यह देखेगी कि जिस दिन उसके खिलाफ एक पक्षी हुआ उस दिन क्या उसके पास पर्याप्त कारण था अनुपस्थिति का। अपील में यह देखा जाएगा कि गुण दोषों पर प्रकरण का निराकरण सही हुआ या नहीं हुआ। इस संबंध में अनेक निर्णयों में यह माना है कि जिस दिन अनुपस्थिति हुई है उस दिन अनुपस्थिति का क्या सही कारण है या पर्याप्त कारण है या नहीं है। इसके पूर्व में यदि मान लीजिए प्रतिवादी का कंडक्ट अच्छा नहीं भी है तो भी वैसी दशा में प्रीवियस कंडक्ट को देखकर प्रकरण का निराकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि जिस दिन अनुपस्थित हुए उस दिन उसके लिए पर्याप्त कारण था या नहीं है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय है जीपी श्रीवास्तव वर्सेस आर.के. रायजादा 2003 वॉल्यूम 3 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 54, इसका पैरा 7 है, जो ये कहता है कि उस दिन यदि पर्याप्त कारण था तो डिग्री निरस्त हो जाएगी। यदि उस दिनांक के पहले प्रतिवादी किसी प्रकार से लापरवाह रहा तो कोर्ट ने वो उसकी लापरवाही को कंडोन कर दिया और उस पिछली लापरवाही के आधार पर आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात भी कह दी है, जो कि अनेक प्रकरणों में लागू होती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है यदि किसी स्टेज पर वादी नेग्लिजेंट भी रहा है तो भी उसको प्रतिवादी नेग्लिजेंट भी रहा है तो वादी को कंपनसेट कराकर एक पक्षीय डिग्री को निरस्त कर प्रकरण को सुनवाई की जाना चाहिए। यह प्रकरण ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिकांश प्रकरणों में यही बहस होती है कि साहब प्रतिवादी का कंडक्ट शुरू से अच्छा नहीं रहा, प्रकरण को विलंबित करता रहा, यह प्रकरण को लंबान करता रहा और बाद में यह अनुपस्थित इसलिए हो गया कि प्रकरण को और लंबित किया जा सके। किंतु यदि प्रतिवादी के पास उस दिन अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है, जैसे बीमार हो गया या कोई इसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या कहीं ऐसी जगह गया जहां से उसको ट्रेन नहीं मिल सकी या नहीं आ सका, ऐसा यदि पर्याप्त कारण है तो पिछले कारण को बिना देखे हुए उस दिन की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण मानते हुए एक पक्षीय डिग्री को निरस्त करने के लिए पर्याप्त कारण माना जाएगा और डिग्री को निरस्त कर दिया जाएगा। एक और परिस्थिति कभी कभी आती है, जैसे प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई हो गई और उसके उपरांत वादी ने दावे को संशोधित कर दिया या कोई नए डॉक्यूमेंट्स फाइल कर पेश कर दिए और प्रकरण में उस नए डॉक्यूमेंट्स और संशोधन के आधार पर जो नए तथ्य रिकॉर्ड पर आए उनके आधार पर दावा डिग्री हो गया। तो फिर वैसी स्थिति में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2 निर्णयों में यह माना गया है कि यदि ऐसा संशोधन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है या कोई नए दस्तावेज प्रकरण पर लाए गए हैं तो फिर वैसी दशा में न्यायालय को प्रतिवादी को उसका नोटिस जारी करना चाहिए और बिना प्रतिवादी को सुने ना तो संशोधन का आवेदन पत्र स्वीकार करना चाहिए और ना ही दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाना चाहिए। ये अभी हाल ही का निर्णय है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का
2018 वॉल्यूम 1 JLJ पेज 91, इसमें प्रकरण में जब एक पक्षी हुआ उसके उपरांत संशोधन का आवेदन पत्र पेश हुआ और डॉक्यूमेंट्स पेश हुए। कोर्ट ने यही कहा कि ऐसी दशा में ये कोर्ट की गलती है और उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाना चाहिए था, बिना प्रतिवादी को नोटिस दिए हुए। एक अन्य निर्णय है महेश सिंह वर्सेस सेवाराम 2000 वॉल्यूम 1 MPLJ पेज 407। उसमें भी संशोधन किया गया था। एक पक्षीय आदेश होने के उपरांत तो न्यायालय ने यह पाया कि वो ऐसा संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था और संशोधन के उपरांत जो एक पक्षी डिग्री पारित की गई है, पर यह पर्याप्त आधार है कि एक पक्षी डिग्री को निरस्त किया जाकर प्रकरण में पुनः सुनवाई की जाए। यदि मूल प्रकरण में यदि एक पक्षी डिग्री खिलाफ अपील प्रस्तुत कर दी है और आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया है, किंतु यदि अपील तकनीकी आधार पर निरस्त हो जाती है, मेंटेनेबल न मानते हुए, और वैसी दशा में आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र क्या प्रचलन योग्य है? इस संबंध में एकमात्र निर्णय है जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का है, खेर वर्सेस फूलचंद 1981 JLJ शॉर्ट नोट 5, जिसमें ये कहा है कि यदि तकनीकी आधार पर अपील निरस्त हो गई है तो फिर वैसी दशा में प्रिंसिपल ऑफ मर्जर नहीं लगेगा और आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य है और कोर्ट गुण दोषों पर आदेश 9 नियम 13 का आवेदन पत्र का निराकरण कर सकती है। अब एक परिस्थिति और है, आदेश 17 नियम 2 में एक संशोधन हुआ है। उस संशोधन के उपरांत कुछ पोजीशन बदल गई है। यदि आदेश 17 नियम 2 को यदि अपन देखें तो ये बताता है, उसका आदेश 17 नियम 2 का एक्सप्लेनेशन कहता है कि यदि प्रकरण में किसी पक्ष जिसकी साक्ष्य ली जा चुकी है या उसमें पर्याप्त साक्ष्य आ चुकी है और वैसी पार्टी यदि सुनवाई के दिन अनुपस्थित रहती है और तो वैसी दशा में न्यायालय उस प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण कर सकती है। ये एक नया प्रावधान है जो कि वर्ष 1977 में एक्सप्लेनेशन के तौर पर जोड़ा गया है। यदि पर्याप्त साक्ष्य उस पार्टी की तरफ से न्यायालय में या प्रकरण में आ चुकी है जो कि नियत दिनांक को अनुपस्थित है, तो प्रकरण उसकी अनुपस्थिति में भी सुना जा सकता है जैसे कि पक्षकार उपस्थित हो। ये नया प्रावधान है, लेकिन इसमें कोर्ट को ये संतुष्टि रिकॉर्ड करना होगी पहले कि प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य हैं और प्रकरण में पक्षकार की अनुपस्थिति में भी प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है। इस संबंध में जो इस एक्सप्लेनेशन को विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है 2003 का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय इन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा है कि ये इस प्रावधान के तहत आदेश 17 नियम 2 के तहत प्रकरण का निराकरण ये पक्षकारों को उपस्थिति मानकर तभी किया जाएगा जबकि प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य और प्रकरण में निर्णय पारित करने के पूर्व न्यायालय को ये रिकॉर्ड करना होगा कि वो इस बात से संतुष्ट है कि प्रकरण में
पर्याप्त साक्ष्य आ चुकी है और बिना और उस पक्षकार की अनुपस्थिति में भी प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है। ये 2003 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 641 बी जानकी रमैया वर्सेस AK पार्थसारथी का केस है, जिसके पैरा 10 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत विस्तृत रूप पर निर्णय किया है कि आदेश 17 नियम 2 का प्रोविजो कब लागू होगा। उस प्रकरण में कई बार क्या होता है कि प्रतिवादी उपस्थित नहीं है, न्यायालय ये कहती है कि हम इस प्रकरण को आदेश 17 नियम 3 के तहत निरस्त कर रहे हैं ताकि प्रकरण का गुण दोषों पर निराकरण हो गया। 17 नियम 3 बहुत स्पष्ट है। 17 नियम 3 कहता है आदेश 17 नियम 3 ये कहता है कि पार्टी की अनुपस्थिति में भी प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है। तो उसमें जो 17 नियम 3 का बी है वो कहता है कि यदि पार्टी कोई पार्टी इसमें अनुपस्थित है तो सब रूल 2 के तहत प्रकरण का निराकरण होगा। लेकिन सब रूल 2 में एक्सप्लेनेशन देने के उपरांत थोड़ी परिस्थिति बदल गई है। अंततः इसके पहले जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फुल बेंच का निर्णय है वो उसमें बहुत स्पष्ट स्थिति थी और उसको पूरा का पूरा कानून को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्धारित कर दिया था, यदि पक्षकार या कोई पक्षकार अनुपस्थित है, भले ही उसके अभिभाषक ने न्यायालय में उपस्थित होकर ये कहा हो कि हमको समय दिया जाए और न्यायालय द्वारा समय देने से मना करने पर उसने नो इंस्ट्रक्शन कर दिए, या न्यायालय में ये कहने के लिए कि हमको सब बहस के लिए या हमको कुछ कार्रवाई करने के लिए समय चाहे, कोर्ट ने मना कर दिया, इसका नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिए। ऐसी सब परिस्थितियों में कोर्ट ने ये माना है कि वो आदेश 17 के नियम 2 के तहत ही प्रकरण है और जो निर्णय है वो एकपक्षीय डिग्री है, बल्कि 17(3) लागू नहीं होगा। भले निर्णय में न्यायालय ने 17(3) लिख दिया हो। ये एक्सप्लेनेशन के संबंध में आदेश 17 नियम 2 के एक्सप्लेनेशन के संबंध में इस सुप्रीम कोर्ट 2003 के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यदि कोर्ट ने सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है कि पर्याप्त साक्ष्य है तो फिर वैसी दशा में प्रकरण का निराकरण आदेश 17 नियम 2 के तहत ही माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ये डिग्री एकपक्षीय डिग्री है और वैसी स्थिति में आदेश 9 नियम 13 के तहत कोर्ट को उस डिग्री को पर्याप्त कारण से निरस्त करने का अधिकार है। अंतिम नियम है आदेश 9 नियम 14 जो ये कहता है कि कोई भी डिग्री बिना विपक्षी को नोटिस दिए हुए निरस्त नहीं की जाएगी। ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी एकपक्षीय डिग्री हो गई है या किसी पक्षकार अनेक प्रतिवादी में किसी प्रतिवादी के खिलाफ डिग्री हो गई है तो वैसी दशा में जब तक वो एकपक्षीय डिग्री निरस्त नहीं की जाएगी उस पक्षकार कहने पर, जब तक कि वादी को नोटिस नहीं हो जाएगा, बिना वादी को सुने हुए एक पक्षीय डिग्री निरस्त नहीं की जाएगी। ये प्रावधान पक्षकारों के अधिकारों का संरक्षण करता है ताकि बिना किसी को सुने हुए कोई भी प्रकरण में जो एक आदेश पारित हुआ निरस्त ना हो। इस आदेश 9 के संबंध में यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उस सर कुछ प्रश्न हैं जो इस व्याख्यान के दौरान हमारे पास आए हैं, उनको मैं पढ़ लेता हूँ। श्री दिनेश अग्रवाल जी का एक प्रश्न है कि आदेश 9 नियम 13 का आवेदन अगर डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया है तब क्या उसे धारा 151 सीपीसी के तहत उसी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? ऐसा है कि इस संबंध में कानून पहले बड़ा अलग अलग था, किंतु पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। यदि आदेश 9 नियम 7, 9 नियम 9
और नो नियम 13 का आवेदन पत्र डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया है, तो वैसी दशा में वो पुनः उसकी संबंध में रेस्टोरेशन एप्लीकेशन लग सकेगी। इस संबंध में फुल बेंच का मध्य प्रदेश का निर्णय नाथू प्रसाद वर्सेस कोमलचंद AIR 1976 मध्य प्रदेश पेज 136, जिसमें कहा है कि न्यायालय को ऐसे आवेदन पत्र को पुनः नंबर पर लेने का अधिकार है और वो ऐसा ही माना जाएगा ताकि जैसा कि आदेश 9 नियम 9 आदेश 9 नियम 13 के प्रावधान हैं वो उस आवेदन पत्र के लिए भी उसी लागू होंगे और न्यायालय को अधिकार है कि वो यदि पर्याप्त कारण तो उस प्रकरण को वापस पुनर्स्थापित करें। जी सर। नाथू प्रसाद वर्सेस 1976 AIR 1976 मध्य प्रदेश पेज 136। जी सर। दूसरा प्रश्न है संजय कुमार शर्मा जी का। उनका कहना है क्या आदेश 9 नियम 2 और 3 की परिस्थितियों में दावे को खारिज किया जाना अज्ञापक है या न्यायालय का विवेकाधीन? नहीं, ये विवेकाधीन है और आवश्यक नहीं है और सामान्य तौर पर कोर्ट कभी निरस्त भी नहीं करती है जब तक कि वादी की बहुत ही नेग्लिजेंस ना हो तब तक निरस्त नहीं किया जाता। और अब जो बात के जो डिसीजन है उसमें भी यही पाया है कि ये मैंडेटरी नहीं डिस्क्रिशनरी है और इसीलिए इसमें देखिए कहीं भी ये नहीं किया कि बुक को निरस्त ही किया जाएगा। निरस्त करने का न्यायालय को विवेक दिया गया है और न्यायालय यदि बात की कि इसको निरस्त कर देना चाहिए निरस्त कर दे, अन्यथा सामान्य तौर पर कोर्ट समय दे देती है आदेश 9 नियम 2 और 3 के कंप्लायंस के लिए। और 3 में थोड़ी सी स्थिति अलग जाएगी। 3 में दोनों पार्टी अनुपस्थित हैं और कोर्ट ये पाती है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हैं जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैल गई है या किसी क्षेत्र में कोई कर्फ्यू लग गया है और पक्षकार उस क्षेत्र के हैं जहां से वो नहीं आ सकते, वैसी दशा में कोर्ट एडजॉर्न कर सकती है और निरस्त भी कर सकती है। तो आदेश 9 नियम 2 में निरस्त करना आवश्यक नहीं है और आदेश 9 नियम 3 में सामान्य तौर पर निरस्त कर दिया जाता है जब तक कि पक्षकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता। एक और प्रश्न श्री ज्ञानेंद्र सिंह बघेल जी का। क्या प्रकरण वादी अथवा प्रतिवादी की अनुपस्थिति में तकनीकी कारणों से निराकृत करना उचित है या उसका गुणदोषों पर, जिससे पक्षकार के मध्य विवाद अंतिम रूप से समाप्त हो? देखिए वो मैंने आपको बताया कि इस संबंध में यदि आदेश 17 नियम 2 का जो एक्सप्लेनेशन है सिर्फ वही है जो कहता है कि प्रकरण में यदि पर्याप्त साक्ष्य है तो वैसी दशा में न्यायालय प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करे, अन्यथा यदि वादी अनुपस्थित है तो डिसमिस इन डिफॉल्ट आदेश 9 नियम 8 के तहत हो जाएगा। 9 नियम 9 में वो पुनः स्थापित करवाएगा। प्रतिवादी अनुपस्थित है एक पक्षीय कार्रवाई के लिए प्रकरण निरस्त कर दिया जाएगा। ये सामान्य प्रक्रिया है कोर्ट में। ये कोर्ट ये आदेश इसलिए पारित करती है कि किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई निर्णय ना हो। यदि वादी अनुपस्थित है तो आपका कारण दिखा देगा, प्रकरण पुनर्स्थापित कर प्रकरण का गुणदोष निराकरण हो जाएगा। प्रतिवादी अनुपस्थित है एक पक्षीय डिग्री होगी, यदि वो बताएगा कि पर्याप्त कारण था अनुपस्थिति के लिए तो एक पक्षीय डिग्री निरस्त कर पुनः प्रकरण में सुनवाई हो जाएगी। और सामान्य तौर पे मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कि कोर्ट इसमें बहुत ही लिबरल अप्रोच लेती है, कभी भी सख्त नहीं होती। 9 नियम 9 और 9 नियम 13 के प्रकरणों का जब निराकरण होता है। सर एक और प्रश्न है संजय शर्मा जी का। कभी न्यायालय द्वारा SPC जारी करने का आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश का क्या तात्पर्य है और ये किन परिस्थितियों में दिया जाता है, किन में नहीं? ऐसा है, SPC का कोई प्रावधान CPC में नहीं है। SPC का प्रावधान ये हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में, जैसे जिस दिन कोर्ट में प्रकरण नियत था पिछली तारीख के दिन, जैसे 14 जनवरी को प्रकरण नियत था, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए 14 जनवरी की छुट्टी घोषित हो गई या कोई ऐसी तारीख पर नियत था जिस दिन ईद की वजह से छुट्टी घोषित हो गई या अन्य किसी कारण से किसी की मृत्यु की वजह से न्यायालय का कार्य बंद हो गया और उस दिन के प्रकरण आगामी दिनांक के लिए नियत कर दिए गए, तो सामान्य तौर पर
यदि पक्षकार यदि अभिभाषक के द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है तो कोर्ट एसपीसी जारी करती है, तो एक स्पेशल पोस्ट कार्ड होता है, जारी कर दिया जाता है कि ये आपका प्रकरण इस दिन के लिए नियत हो गया, आप आइए और प्रकरण में अपनी पैरवी करिए। यदि अभिभाषक हैं उसकी तरफ से तो ऐसी स्थिति में एसपीसी जारी करना आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि अभिभाषक भी ये कह दे आकर कि साहब पिछली तारीख पर मेरे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, पिछली तारीख छुट्टी के दिन लग गई थी, इसलिए आप इस प्रकरण में जो उचित कार्रवाई करना चाहो करिए, तो न्यायालय ऐसी विशेष परिस्थिति में एसपीसी स्पेशल पोस्ट कार्ड जारी करके उस पक्षकार को सूचना भेज देता है कि आपके प्रकरण में आगामी दिनांक की नियत है, उस दिन आ जाइए। तो सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है जब पिछली तारीख को कोर्ट या जैसे कई बार ऐसा रहता है कि न्यायालय का न्यायाधीश छुट्टी पर है और उस दिन बाबू ने केस आगे एडजॉर्न किया जिस पर किसी अन्य न्यायाधीश के हस्ताक्षर नहीं है, तो उस परिस्थिति में भी कोर्ट प्रकरण में उस पक्षकार के खिलाफ एक फिक्री कार्रवाई करने के एसपीसी जारी कर देगी। सर, आपने बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी दी, हमारे चरासे आग्रह पर आप उपलब्ध हुए। मैं अब आभार प्रदर्शन के लिए अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत की हाईकोर्ट इकाई के महामंत्री श्री एपीएस तोमर जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और आभार प्रदर्शित करें। श्री एपीएस तोमर। धन्यवाद वीरेंद्रपाल जी। जी सर। एक मिनट आपके आभार प्रदर्शन करने के पहले मैं अपनी तरफ से भी आभार देना चाहता हूं। देखिए, इस प्रकरण आज के इस कार्यक्रम में आने और आप सबसे बातचीत करने के लिए मुझे आपने अवसर दिया। आप दीपेन जी और मोहित जी, आप लोग जो इसके मॉडरेटर हैं, उनका आपका आभारी हूँ। द्वारकाधीश बंसल जी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए और काफ़ी उन्होंने हिंदी सीपीसी और हिंदी के निर्णय वगैरह उपलब्ध करवाए, उनके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे कार्यालय के अभिभाषक राहुल, मधुर, विंध्या, कार्तिक और दिव्यकांत, जिन्होंने इसको प्रकरण को तैयार करने में विशेष तौर से हिंदी में तैयार करने के लिए मेरी विशेष सहायता करी, उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ। इन छुट्टियों के दिनों में कार्यालय में कोई स्टाफ तो आता नहीं है, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये सब तैयार किया। आपको भी इन्होंने जो भेजा था वो एक्चुअली किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाया, वो भी इन सब लोगों ने मेहनत करके तैयार किया था ताकि हिंदी और इंग्लिश वर्जन एक साथ स्क्रीन पर आ जाए और अभिभाषकों के लिए सहायक हो। मैं इन सभी का, आप सभी का बहुत आभारी हूँ। और जो अभिभाषक बंधु मध्य प्रदेश के आज और छत्तीसगढ़ के जो आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका बहुत आभारी हूँ। आपने शांति के साथ मुझे सुना और आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। उन्हें आप सबका हृदय से धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अधिवक्ता परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन स्टडी सर्कल की श्रृंखला में आयोजित आज के स्टडी सर्कल के मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मुख्य कार्यवाहक न्यायाधिपति मध्य प्रदेश माननीय श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी द्वारा आज सीपीसी के आदेश 9 पक्षकारों की अनुपस्थिति के परिणाम पर बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन दिया। निश्चित ही उनके उद्बोधन से हम सभी अधिवक्तागण लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति जी ने अपना मूल्यवान समय जो दिया है उसके लिए अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय इकाई माननीय पूर्व कार्यवाहक न्यायाधिपति माननीय श्री कृष्ण कुमार लाहौटी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और साथ ही हम आभार व्यक्त करते हैं अधिवक्ता परिषद के क्षेत्र मंत्री श्री दीपेन सिंह जी का, जिन्होंने कोविड-19 महामारी कारण हुए लॉकडाउन के समय का सदुपयोग की योजना बनाई और ऑनलाइन स्टडी सर्कल का आयोजन किया गया। हम आभारी हैं अधिवक्ता परिषद मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्रपाल जी के, प्रांतीय महामंत्री श्री रविंद्र सिंह कुशवाहा जी के एवं समस्त पदाधिकारी गण के, जिनके अथक प्रयास से यह ऑनलाइन स्टडी सर्कल का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही हम आभारी हैं समस्त श्रोता बंधुओं के, जिन्होंने इतनी तन्मयता से ऑनलाइन स्टडी सर्कल को सुना। अतः एक बार पुनः अधिवक्ता परिषद उच्च न्यायालय इकाई सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार।